स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना अरुण। माय चैनल इज़ अर्चना स्टडी। आज हम साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जनन। इसको इंग्लिश बोलेंगे रिप्रोडक्शन। इस जनन का फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ेंगे? पादपों में जनन। पादपों में जनन कैसे होता है, इसकी अनेक विधियाँ कैसे होता है। एक तो अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन होता है। अब हम इसमें सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। अलैंगिक जनन वो जनन होता है जिसके में बिना बीज के नए पादप का उत्पन्न होना। ठीक है, अलैंगिक जनन वो पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सके, वो हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। अब हम इसमें निम्न प्रकार की विधियाँ देखेंगे। पहला, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? इस प्रकार के जनन में पौधों का पुनरुत्थान होता है। बीज के अलावा पौधे के जो भी कुछ भाग होते हैं उससे आपके पौधे उगते हैं। ठीक है, पौधे उगते हैं, फूल उगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो बिना बीज के जो उग जाए उसके अन्य किसी दूसरे भाग से, तो हम उसको बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। ठीक है, मतलब क्या कहोगे आप? जनन कैसे पौधों के अन्य किसी कायिक भाग से होना प्रवर्धन कहलाता। अब जैसे पादपों के मूल हुए, तने हुए, पत्ती हुई या कली हुई, ऐसे किसी भी कायिक अंग द्वारा नए पादपों का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है? कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विधि होती है, दूसरी अप्राकृतिक होती है। प्राकृतिक विधि वो जिसमें नेचुरली आपके प्रवर्धन हो जाए। अब जैसे कायिक कलिका, इसमें कायिक कलिकाओं में क्या होता है? नए पादप का जन्म दे सकते हैं। जैसे आलू, अदरक ऐसे आदि में बीज नहीं होते फिर भी ये उग जाते हैं। जैसे कायिक पादप कायिक प्रवर्धन द्वारा अन्य पादपों को जन्म देती है, किसी दूसरे पादपों को भी जन्म। जैसे ब्रायोफिल्स में पत्ती के किनारे के गठ में कलिकाएं होती है। यदि इन पादों की पत्ती में आर्द्र या मृदा हो जाए, मृदा पर ये गिर जाए, तो आपके पास में क्या था? पादप की तो क्या होगा? आपकी कलिका मतलब मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया, जिसे डहेलिया भी कहते हैं। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जो हमारे द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उससे आपके फल फूल पेड़ पौधे लगे, वो हमारा प्राकृतिक प्रवर्धन कहलाता है। जैसे हम कटिंग द्वारा कौन कौन सा होता है? जैसे गन्ना हुआ, अंगूर हुआ, गुलाब हुआ, बोगनविलिया, ये हमें कटिंग प्रवर्धन द्वारा करते हैं। दूसरा हुआ मूल कर्तन द्वारा होता है, जैसे आपका नींबू हुआ, अमरूद हुआ, सेब हुआ, चेरी हुई आदि, इन्हीं से होता है। तीसरा होता है स्तरण द्वारा, जैसे आपकी चमेली, मोगरा, अनार, ये किससे होगा? स्तरण द्वारा। चौथा होगा आपका अध्यारोपण द्वारा, जैसे संतरे आदि में अध्यारोपण होता है। अब कायिक प्रवर्धन पादप कायिक प्रवर्धन क्यों किया जाता है? कम समय में हमारे फूल पत्ती उग सके, इसलिए हम कायिक प्रवर्धन करते हैं। अब जैसे मुकुलन मतलब क्या? इसमें यदि मुकुलन होता है तो उसके द्वारा जनन हो जाता। ईस्ट एक क्या है? ईस्ट एक कोशीय जीव है। इसमें यदि क्या पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध हो ईस्ट में, तो इससे क्या होता है? इसमें कुछ ही घंटों में आपको क्या होता है? ये ऐसे उगने लग जाते, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं। और छोटे छोटे बॉल, जैसे प्रवर्धन बोलो, उसको प्रवर्ध बोलो, मुकुल बोलो या कली बोलो, ये हमारे कहलाएगी। अब मुकुल में क्रमशः वृद्धि हो करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है, और नई ईस्ट कोशिकाएं विकसित होकर परिपक्व हो जाती है, और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाते हैं। और कभी कभी क्या होता है? जो नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? मुकुलन।
सेकेंड है खंडन, जब पादप में दो या अधिक खंडों में विखंडन हो जाए, उसमें विखंडन होकर गुणन करें। मतलब एक हुआ, एक का टू, दो का चार, चार का छः, छः का दो का, हाँ जैसे दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, ऐसा डबल हो जाए तो वो क्या कहलाता है? गुणित विखंडन। अब इसमें क्या होता है, आपके शैवाल में खंडन द्वारा शैवाल में भी खंडन हुआ, उस खंडन द्वारा भी जनन होता है। जब इनमें जल पोषक तत्व उपलब्ध होते जाते तो शैवालों की धीरे धीरे वृद्धि होती है। यह तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में, हाँ ये क्या होता, शैवाल क्या होते हैं? दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंडन या टुकड़े नए नए जीवों में वृद्धि करते हैं और यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। और बीजाणु निर्माण, बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है? प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप, नींद, आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर रक्षात्मक आवरण को ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। और ये अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु को अंकुरित करते और नए जीव में विकसित हो जाते। जैसे आपके कवक, मांस, जैसे पादों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन क्या होता है? तकनीक में पौधे के उत्तक या अन्य किसी कोशिका को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिका को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है। जिसे हम क्या कहती है? छोटा समूह बनाती है। उसे क्या बोलते हैं? हम केलास बोलते। क्या बोलेंगे? केलस। केलस तो केलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते। उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अब है दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन वो जिसमें जनन बीजों द्वारा प्राप्त होते हैं और लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणामस्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते। अब एक पुष्प में पुष्पकेसर, पुंमंग, नर जननांग और स्त्री केसर जायांग जिसे बोलते हैं मादा जनन अंग होते। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उपस्थित होते, उसे क्या बोलोगे? एक लिंगी। जिसमें एक ही हो, पुंकेश्वर हो या केवल स्त्री केसर, और या फिर जिसमें आपका पुष्प उपस्थित हो और जिसमें आपका स्त्री के पास में एक और होता है आपका नर जननांग उपस्थित हो, उसे क्या बोलो? एक लिंगी। जैसे पपीता, ककड़ी, खीरा, ठीक है, आदि। जिन पुष्पों में पुंकेश्वर स्त्री केसर दोनों ही होते वो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प। जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी। जैसे सरसों, गुलाब, पिटूनिया पौधों में पुष्प होते। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते तथा भिन्न पादपों में पाए जा सकते। पुंकेसर स्त्री केसर में निम्न भाग: पुंमंग, पुंकेश्वर, तंतु, परागकोश, योजी। ठीक है, निम्न भाग कौन कौन से हैं पुंकेसर व स्त्री केसर के? तंतु, परागकोश, योजी। जायंग किसे बोलेंगे आप? अंडक या स्त्री केसरिका। जैसे अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। पुंकेसर में पराग
कोश पुंतेतु होते हैं और पराग कोश में परागण होते हैं। और जो नर युग्मों को बनाते हैं परागण सामान्यतः पीले होते हैं और स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होते हैं और पुष्प का मादा जनांग होते हैं जिसमें ये वर्तिकांग, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं। मादा युग्म का अंड का निर्माण बीजाणु में होता है। प्रत्येक बीजाणु में एक अंड कोशिका होती है। परागकोश द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंडिका से सहेलित हो जाता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों में युग्मन से युग्मनज बनता है जिसमें नर पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। परागण सामान्यतः परागणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। चूंकि परागण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जा सकते हैं। पुष्प पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं जिससे क्या होता है परागण का परागकोश के पुष्प पे वर्तिकाग्र पर स्थान से होकर परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसे स्वपरागण, और यदि पुष्प परागण उसी पादप किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे क्या बोलोगे परपरागण। निषेचन नर व मादा युग्मों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाते हैं। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। यह उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रकार को अंकुरण कहते हैं। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, और कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम, अखरोट आदि। ठीक, अब बीज प्रकरण प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकृति में पादप के फलों बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल, जंतुओं द्वारा होता है और पादपों को बीजों के प्रकीर्णन द्वारा लाभ होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने और सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होती है। ठीक है, एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने बीज प्रकीर्णन। दूसरा, सूर्य के प्रकाश, जल तथा खनिजों के लिए स्पर्धा को कम करने, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होती है। द्विनिषेचन, त्रिसंलयन किसे बोलोगे? अंडा कोशिका व एक नर युग्म के संलयन को युग्मक संलयन अथवा सप्त निषेचन कहते हैं। अंडिका व एक नर युग्म के संलयन को युग्मक संलयन अथवा सप्त निषेचन कहते हैं जिसे युग्मनज का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह त्रिक संलयन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है इसलिए यह द्विनिषेचन कहलाती है और इसमें नाउरिशन द्वारा 18 में प्रतिपादन किया गया।
और द्विनिषेचन का महत्व सामान्यतः भ्रूण कोश के निर्माण में सहायक होता है तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इस विधि द्वारा जीव देहों का पुनर्विन्यास व नवीनीकरण भी होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट आ गया ना, भ्रूण पोषण के लिए सहायक होता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और जीव का पुनर्विकास करता है और नवीनीकरण में भी होता है। भ्रूण पोष 3 प्रकार का होता है। केंद्रीय भ्रूण पोष, क्रोटेलिया नारियल का पानी। दूसरा कोशीय भ्रूण पोष, कुकुरबिटेसी कुल। तीसरा फिलोबियल भ्रूण पोष, ये किसमें, प्याजियों। अब है बहुभ्रूणता, मतलब जिसमें एक से अधिक भ्रूणों का विकसित होना बहुभ्रूणन कहलाता है। सामान्यतः अनावृत बीजों में बहुभ्रूण की कई जातियों में पाई जाती है। आवृत वृत्तियों में यह बहुत कम देखी जाती है। जिसमें यह प्रक्रिया देखी गई वो संतरा, नींबू, तम्बाकू, एलियम इत्यादि। प्रायः यह देखा गया कि जिन बीजों में से एक से अधिक भ्रूण होते हैं उनमें एक ही परिपक्व होता है, जबकि विशेष विकास की विभिन्न अवस्थाओं में नष्ट हो जाते हैं। भ्रूण प्रक्रिया को सर्वप्रथम ल्यून वेन द्वारा संतरे के बीजों में देखा गया। उसके पश्चात जॉनसन व माहेश्वरी द्वारा बहुभ्रूणता का विस्तृत अध्ययन किया गया। ठीक है, बीजाणु के विभिन्न हिस्सों की प्रकृति के आधार पर बहुभ्रूणता को 2 भागों में सत्य बहुभ्रूणता, इसमें भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूणों का विकास होता है। आभासी या कूट बहुभ्रूणता, यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बनते हैं और हर भ्रूण कोश में एक भ्रूण का निर्माण हो, उसे आभासी भ्रूणता कहते। भ्रूणता के कारण नेक्रो हार्मोन सिद्धांत। दूसरा अप्रभावी जीन्स की अभिव्यक्ति। तीसरा फसेटो, यह ना फसेटो सहयोगी द्वारा दिया गया, जिसमें अनेक कारण शामिल हैं, जैसे पौधों की आयु, फलन की स्थिति, पादप पोषण, पौधों वृक्षों की शाखा में की स्थिति। अब बहुभ्रूणता का महत्व उद्यान विज्ञान में पादप प्रजनन के क्षेत्र में विशेष रूप से देखा गया। असंगम जनन, इसमें क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अर्धसूत्री विभाजन निषेचन के बिना ही भ्रूण बन जाए तो ऐसे पौधों को असंजिक पादप कहते हैं। लैंगिक जन प्रतिस्थापन की प्रक्रिया असंगम एपो बिना मिक्स्ड कहलाती है। एपोमिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एपोमिक्स निर्वर्गों में आती है, अनावर्ती असंगम, पुनरावर्ती असंगम। असंगम जन के महत्व, असंगम जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्थात यहाँ गुणसूत्रों का पृथक्करण पुनर्संयोजन नहीं होता। पौधों के लाभदायक गुण वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। कुछ पौधों में वैकल्पिक असंगम जन मिलता है, जिसमें लैंगिक अलैंगिक जन समांतर चलते। पीढ़ी एकांतर, जीवन चक्र में द्विगुणी अगुणी प्रावधान एक दूसरे के बाद एकांतर क्रम में चलती रहती है। द्विगुणी बीजांड भी प्रभावी अवस्था में होते हैं तो इसका विकास युग्मन से होता है। कायिक प्रवृत्ति से मूल स्तंभ से पत्तियों का विकास, जिसके पश्चात जनन अवस्था में लैंगिक जन इस प्रकार विकसित होता है। पुंकेसर के परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन में लघु बीजाणु बनते हैं, जिनसे नर युग्मक का निर्माण होता है। जायंग से कहता है अंडाशय, बीजाणु, गुरु बीजाणु, मादा युगपोत भी अंडकोशिका। नर प्लस मादा युग्मक सलयन, युग्मनज बीजाणुद्भिद। इस प्रकार दोनों अवस्थाएं एकांतर क्रम में चलती रहती, इसे पीढ़ी एकांतर कहते। ठीक है, आज का टॉपिक, आज ये वाला यहाँ तक कंप्लीट किया जाता है। हमने पादप जनन कंप्लीट किया। आपको यदि मेरी टीचिंग पसंद आई, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, हैव ए